साथियों नमस्कार। अगर आप भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सॉल्यूशन एकेडमी। यहाँ पे मैं आपको मेन जो टॉपिक्स हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित उसके छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको देने वाला हूं। ये प्लेटफॉर्म आप कंटिन्यू सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आज ही नहीं भविष्य में भी जब आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के इन टॉपिक्स को पढ़ने की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये टॉपिक आपके लिए हमेशा सफिशिएंट रहेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। ये टॉपिक जो भी मैं पढ़ाऊंगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित वो आपको उसके अंदर से क्वेश्चन भी आएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके साथ ही मैं हमारी एक एप्लीकेशन है सॉल्यूशन एकेडमी के नाम से ही, सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर भी आपको मैं फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप हर एक टॉपिक जो मैं आपका डालूंगा उसका फ्री टेस्ट भी, उसका लिंक भी आपको यही नीचे मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन पर एक्सेस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको जो डॉट्स दिखेंगे वहां क्लिक करके आप फ्री टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ ही आपको सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर ही टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, वो भी एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा वहां पर मैं आपको इसकी डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल कराने वाला हूं, जो कि पूरी तरह से ऐसी होगी कि एक बार अगर आपने पढ़ ली तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन, क्योंकि देखो पोस्ट जो है आरपीएससी अभी 2024 में 25 के अंदर जो पोस्ट निकली है उसमें 36 ही है। भविष्य में भी जो आरपीएससी आएगी उसके अंदर भी छोटी कमी पोस्ट भविष्य में भी आने वाली है। तो आपका अगर सिलेक्शन हो ना हो, पर ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर एक बार मेरे से पढ़ लिया तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आप पीजीटी केमिस्ट्री तो आराम से बन जाओगे, ये गारंटी। ठीक है, तो एक एक छोटे से छोटा आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, और दूसरी बात जो ये टॉपिक्स एक बार पढ़ लोगे तो ये भूलोगे नहीं, ये हमारी गारंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। दो बातें और मैं कहना चाहूंगा। एक तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का कारण यह है कि मैं केमिस्ट्री से संबंधित बहुत सारी जानकारियां वहां देता रहता हूँ, मेरे एप्लीकेशन में भी कोई बदलाव होते तो वहां बताता रहता हूँ, और साथ के साथ में बहुत सारी बार जब हम एग्जाम पास में आएगा तो हम उसका पूरा रिवीजन जो है हम लोग छोटे छोटे टेस्ट के फॉर्म में भी करते हैं, तो वहां पर भी आपको मदद मिलेगी। अगर मुझे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देना है तो वो भी आपको वहां पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आप व्हाट्सएप पे हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित टॉपिक को में। और ये वाला टॉपिक ऐसा है कि मैथ्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, बायोलॉजी में भी अगर बच्चे हैं तो शुरू में तो बहुत सी बार तो मैं भी बायोलॉजी स्ट्रीम से था, पर थोड़ा सा पढ़ने में इतना नहीं था, इसी वजह से मुझे ये बायोलॉजी के अंदर भी था, पर बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक बहुत गंदा लगता था। स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर तो बिल्कुल भी मुझे सैकेराइड समझ में ही नहीं आते थे। पर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद मुझे पता पड़ा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। और होप सो अगर आपको हार्ड लगता है तो हार्ड तो भैया देखो वो आपके माइंड में है, आप समझोगे, एक बार कोशिश करोगे तो आपको ये आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक बार वीडियो अगर आप देखोगे, खुद प्रैक्टिस ना करो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है, देखें बिल्कुल भी बकवास बात नहीं करूँगा मैं, फटाक से देखेंगे हम लोग कि भाई क्या है बायोमोलिक्यूल्स। तो सिंपल पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की बात हमको करनी नहीं, क्योंकि हमको लेख नहीं लिखना है। सिंपल चीज़ है, बायोमोलिक्यूल क्या है तो सिंपल है भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और एंजाइम्स वगैरह जो हैं जिनसे हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन का काम होता है, इसीलिए हम लोग इनको बायोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। सिंपली ये देखो टेबल बना रखी है जिसके अंदर बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सेल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारी बॉडी के निर्माण का काम, ग्रोथ का काम, रिपेयर का काम और प्रोडक्शन का काम, रिप्रोडक्शन का काम जो है ये इन सब से मिलकर के होता है, इसीलिए इनको बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। ये सिंपल चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर जो सबसे पहला बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं हम लोग वो पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। एक बात गांठ बांध लेना, इस पूरे टॉपिक के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट ही थोड़ा सा लंबा है, और उसमें भी केवल अगर आप लोगों ने ग्लूकोज सीख लिया ना तो उसके बाद में आपको बिल्कुल आने माने का लगेगा ये वाला पूरा टॉपिक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट की। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का अगर तुमने मतलब देख लिया तो कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नाम से पता पड़ रहा है कार्बन के हाइड्रेट, उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। सिंपल चीज़ है, कार्बन के हाइड्रेट। हम लोग देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो हैं कार्बन के हाइड्रेट कहलाते हैं। ऐसा क्यों कहलाता है? क्योंकि इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CxH2O। आप यकीन मानना, एक एग्ज़ाम मैंने जो दिया था उसके अंदर ये फॉर्मूला पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, CxH2O। जैसे ग्लूकोज अगर तुम लोगे तो C6H12O6 ये लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो ये इस तरह से लिखनी आएगा C6 फिर H2O होल 6, तो ये हो गया 6 कार्बन का
6 हाइड्रेट, इसका मतलब ये हो गया ग्लूकोज। तो ये है हमारे पास में सिंपल कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही आसान चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ लिखा हुआ है दीज वर इनिशियली कंसिडर एड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सिंपल बात है, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन। अच्छा, ये चीज़ भी देखो, अगर आप ऐसे भी तोड़ना चाहो ना तो भी देखो, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये बोल लो, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए मॉलिक्यूल जो कि ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब देखो क्या है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं वो ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो कि ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करते फिर भी कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल है जो ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करते फिर भी कार्बोहाइड्रेट है? तो पहला ही एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये देखो पहला एग्जाम्पल देखो, ये लिख रखा है सम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बट नॉट रिप्रेजेंट द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो बेटा, इसके अंदर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहीं से ये वाला, ये देखो फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ ये वाला सेकंड वाले पॉइंट से कि फॉलोइंग में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला फॉलो करता है पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और एक ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, ये देखो डीऑक्सीराइबोज का, ये डीऑक्सीराइबोज का जो फॉर्मूला है वो ऐसा CXH2OY नहीं है, फिर भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि एक और ऐसा फॉर्मूला है जो कि कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आगे देखो, दूसरी बात, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड ये फॉर्मूला फॉलो करता है, 2 कार्बन है C2 और इसके अंदर जो H2O का रेशियो है वो भी 2 है, तो इसका मतलब ये भी फॉर्मूला फॉलो करता है पर ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लैक्टिक एसिड भी सेम इसी का एग्जाम्पल हो गया जो कि फॉर्मूला तो फॉलो करता है पर कार्बोहाइड्रेट के नेचर नहीं रखता है। ठीक है, बहुत ही आसान अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए मॉलिक्यूल जिनको हम लोग कार्बन के हाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, जो कि CXH2OY फॉर्मूला रखते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल्स में जैसे ग्लूकोज हो गया, है ना, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये कुछ इसके नॉन एग्जाम्पल है। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो कि ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो नहीं करते हैं तो भी वो कार्बोहाइड्रेट हैं। उसका एग्जाम्पल हमारे पास में डीऑक्सीराइबोज हो गया। डीऑक्सीराइबोज किसके अंदर पाया जाता है ये भी तुमको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, वो वैसे लास्ट में आ जाएगा, फिर भी आपको बताना ज़रूर है। ठीक है, कौन से हमारे बायोमोलिक्यूल के अंदर डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। अगली बात, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज़, थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो पर एक एक चीज़ यहीं पर याद हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास में इनका वर्गीकरण किस आधार पर है? तो जब इनको पानी में डालते हैं ना दोस्तों, तो पानी में डालने पर क्या होता है, ये या तो विभाजित हो जाते हैं या विभाजित नहीं होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ ले आता हूँ ताकि मैं यहीं पे समझा दूँगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्टार्च। ठीक है, इस स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी में डालते हैं, तो इससे 2 यूनिट बनती है, एक तो है ग्लूकोज और एक बनती है फ्रक्टोज। ओके, इसका मतलब इससे 2 मोनोमर यूनिट बनी है। अब मैं अगर इस ग्लूकोज को पानी में डालूंगा ना तो कुछ नहीं होगा, ग्लूकोज ही रहेगा। इसका मतलब इससे कोई भी मोनोमर यूनिट नहीं बनती है, ये वही रहता है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको पानी में डालने पर वो ही यूनिट रहती है, कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, दूसरी बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड कौन है? तो ओलिगोसैकेराइड कौन है? जो कि 2 से लेकर के देखो 9 तक ये प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। ऑप्शन में 2 से 10 भी था, 2 से 9 भी था। ठीक है, तो याद रखना 2 से 9 अगर पानी में जाने पर 2 से लेकर के 9 मोनोमर यूनिट्स बनती है तो उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। इसमें सामान्यतया हमको डाइसैकेराइड ही पढ़ने हैं। डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज ही पढ़ना है, काम का यही है। रेफिनोज ठीक है एग्जाम्पल है, ट्राइसैकेराइड का मतलब 3 यूनिट, रेफिनोज को जब तोड़ते हैं तो इसमें से 3 यूनिट बनती है, पर हमको केवल डाइसैकेराइड ही पढ़ना है। ओके, तो बहुत ही आसान है, पहले मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे फिर डाइसैकेराइड पढ़ेंगे। अब दोस्तों एक और चीज़ है कि जब इनको पानी में डालते हैं तो ये 9 से भी ज़्यादा यूनिट्स बनाती हैं,
तो 9 से जब ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगी तो उनको हम लोग बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। जैसे आलू के अंदर होता है स्टार्च, है ना, जो हमारा क्या बोलते हैं घास होती है उसके अंदर होता है सेल्यूलोज, तो ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है ना। तो इनकी क्या खास बात होती है कि पहली बात तो ये शुगर फ्री होते हैं, मतलब इनके अंदर मिठास नहीं होती, इसलिए बोलते हैं नॉन शुगर। ये पानी में जाने पर 10-10 हज़ार यूनिट तक बनाते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को पहले तो 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो शुगर्स जो मीठे होते हैं, मीठे में कौन आएंगे, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, और नॉन शुगर के अंदर कौन आएंगे, पॉलीसैकेराइड आएंगे। ठीक है, शुगर्स की अगर बात करेंगे, जो मोनोसैकेराइड है जो पानी में डालने पर एक ही मोनोमर यूनिट बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड 2 से लेकर के 9 मोनोमर यूनिट तक बनाते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग एल्डोज और कीटोज क्या आइटम होता है। देखो, ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब मैं एक बार स्ट्रक्चर वैसे यहाँ समझाने का नहीं है, पर फिर भी मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है ऐसी, H डबल बॉन्ड O, CHOH ऐसे लगे होते हैं इसके ऊपर 4, और लास्ट में होता है CH2OH। यहाँ पर देखो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसीलिए ग्लूकोज को हम लोग एल्डोज के नाम से जानते हैं। ये ओज पीछे की तरफ इनके सफिक्स लगता है, ठीक है, इनके पीछे सफिक्स लगाता है ओज, कार्बोहाइड्रेट के लिए ओज यूज़ किया जाता है। तो एल्डिहाइड होने की वजह से ग्लूकोज क्या हो गया, एल्डोज। जिनमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है वो एल्डोज है। अब जैसे फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज में भी फॉर्मूला तो सेम है, पर एक अंतर है, क्या है, ऊपर की तरफ CH2OH यहाँ पे है ये, और वापस से नीचे की तरफ वो इसी तरह से चेन होती है। तो इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास में, कीटोनिक ग्रुप आ गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोज। ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम्हारे कि एल्डिहाइड को हम लोग एल्डोज और कीटोन की प्रेजेंस होगी तो कीटोज कहेंगे। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट है हमारे पास में क्लासिफिकेशन, एक है रिड्यूसिंग शुगर और एक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होगी, ऐसी शुगर जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करती है और खुद का क्या कर लेती है, ऑक्सीडेशन कर लेती है आसानी से, खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का क्या करती है, रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ओके, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। तो जनरली आपको याद रखना है कि जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है, और जो उसके बाद में जो हमारे पास में आते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आते हैं। उसका मोस्ट एग्जांपल है सुक्रोज, और आप मान करके चलना कि ये 4 एग्जांपल हैं, और यही प्रश्न आता है, आपको क्वेश्चन दे देंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज में से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, तो आपको आंसर देना है सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो है वो उससे बनता है हमारे पास में क्या, ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो भी इसके अंदर से बनने के बनता है, तो भी जो सुक्रोज है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके पीछे स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, तो वो भी बात करेंगे हम लोग। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास में मोनोसैकेराइड। अब देखो इन 3 में से सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हम लोग, मोनोसैकेराइड्स पढ़ने वाले हैं। तो मोनोसैकेराइड में 3 है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अगर तुम लोगों ने ग्लूकोज पढ़ लिया ना, सही से ढंग से ग्लूकोज आ गया ना, तो आपको आराम से पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, देखो ऊपर वाला ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसा पढ़ने लायक नहीं है, जैसे पानी के अंदर ग्लूकोज घुलता ही है। ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल नहीं है, मतलब ये पानी में जाने पर और नहीं टूटते हैं। दूसरी बात, टेस्ट जो होता है वो मीठा होता है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। इसमें से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और एरिथ्रोज, या फिर उसको हम लोग एल्डोटेट्रोज बोल सकते हैं। ये देखो एल्डोज है कि कीटोज है और एल्डोटेट्रोज है। ठीक है, अब ये एल्डोटेट्रोज वाले की बात अभी रहने दो, क्योंकि ये तुम्हारे जनरली तुम्हारे इस वाली बुक्स में भी नहीं देखने को मिलता है। तो मेनली तुमको याद रखना है कि ग्लूकोज जो है वो एल्डोज है, एल्डोहेक्सोज है, और जो फ्रक्टोज है, चलो इसकी बात कर लेते हैं, जो फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोज है। अब देखो यहाँ पीछे क्या लगा हुआ, हेक्सोज। इसका मतलब क्या है कि एक तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और दूसरी बात हेक्सोज लगने का मतलब है इसमें 6 कार्बन है। सेम एज फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है और 6 कार्बन है। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप प्लस 6 कार्बन। अब एल्डोटेट्रोज का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप है और इसके अंदर क्या है, 4 कार्बन है, C4 है। गॉट इट, ये समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्लूकोज की। अब ये जो ग्लूकोज है जिसे हम लोग एल्डोहेक्सोज कहते हैं, कारण मैंने समझा दिया, एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है।
ये ग्रेप शुगर भी कहलाता है और डेक्सट्रोज भी कहलाता है। अब आप ये बोलेंगे कि भाई ये ग्रेप शुगर है तो फिर ये डेक्सट्रोज नाम कहाँ से गया? भाई ग्रेप शुगर का समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई ये ग्रेप्स में, हनी में और स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है, पर ये डेक्सट्रोज का मतलब क्या है? देखो, ज़्यादातर जो शुगर है वो जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट को, पहले भी हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े हैं, उसमें मैंने बताया था कि प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को जो क्लॉकवाइज घुमाता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है वो लेवो रोटेटरी कहलाता है। तो जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट के एंगल को क्लॉकवाइज घुमाता है, इसीलिए इसको डेक्स्ट्रोज के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? ये है इसका कारण। अगली बात, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है तो याद रखना, इसके सिंबल में भी डी यूज़ होता है और प्लस साइन यूज़ होता है क्योंकि ये ग्लूकोज के लिए रिस्पेक्टिव है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्रिपरेशन की। ग्लूकोज को हम लोग बनाते कैसे हैं? ग्लूकोज की सिंपल प्रिपरेशन है, आप लोग कई बार इस चीज़ को देख चुके हो। अगर मान लो जैसे आपको एक ही ग्लूकोज बनाना है, एक ही मॉलिक्यूल बनाना है, तो सिंपल है, आप सुक्रोज लो, सुक्रोज को आप पानी के अंदर डालो, पानी के अंदर डालने पर ये क्या होगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। अब देखो, आपको बहुत सारे ग्लूकोज बनाने हो, तो जब आपको बहुत सारे ग्लूकोज बनाने तो कुछ क्या करना है? आपको स्टार्च लेना है या सेलुलोज लेना है, उसको जब पानी में डालोगे तो आपको बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे, लगभग 10,000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। ये दो तरीके हैं ग्लूकोज आपको प्राप्त करने के। तो अगर आप जैसे गन्ने का जूस पीते हो तो आपको कम ग्लूकोज यूनिट्स मिलती है, पर आप उसी की जगह पर अगर आलू वगैरह खाते हो तो आपको ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है उसको कैलिब्रेट कैसे करें, उसको डेरिवेट कैसे करें, कि किस तरह से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर का पता पड़ा। तो सबसे पहले ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, उसका कैसे पता पड़ता है? तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि रेड फॉस्फोरस HI, जिसे हम लोग एल्केनों का ठेकेदार कहते हैं, और हम लोग पहले भी पढ़ भी चुके हैं एल्केन के अंदर, जब प्रिपरेशन में हम लोगों ने बात करी थी कि जब मैं ग्लूकोज के अंदर रेड फॉस्फोरस HI डालूंगा तो वो एन हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 6 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ये कन्फर्म हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारा जो ग्लूकोज है उसके अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, पर कार्बोनिल ग्रुप है। इसका कैसे पता पड़ा? तो हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, ये हमारे पास में डबल बॉन्ड है, तो इसमें से H यहाँ चला जाएगा और CN यहाँ चला जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइनोहाइड्रिन का जो फॉर्मेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी? कार्बोनाइल ग्रुप की, कि जब अगर कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो जब वो HCN के साथ रिएक्शन करेगा तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म होता है, ओके। दूसरा, अगर यही चीज़ हमारे पास में है तो अगर हम लोग उसकी रिएक्शन NH4OH से कराते हैं तो ये ऑक्सीजन दोनों H2 को ले जाएगा, H2O बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ये भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंट होने की। अब कार्बोनिल तो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, तो उसमें से एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका कैसे पता पड़े? तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर है तो उसके लिए आप क्या करो, उसका Br2 ब्रोमीन वाटर के अंदर उसकी रिएक्शन कराओ। ब्रोमीन वाटर से जैसे उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे COH में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड अगर बन गया है तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है? इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ में ये रिएक्शन करके ब्राउन PPT बनाता है या फिर टॉलेंस रिएजेंट के साथ में ये सिल्वर मिरर इमेज देता है तो इसका मतलब इसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि ये करता हुआ पाया जाता है, ठीक है। आगे देखें, नेक्स्ट है हमारे पास में कि इसके अंदर OH ग्रुप कितने हैं, उसका कैसे पता पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। 2 बातें हमको पता पड़ गई। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें OH ग्रुप कितने प्रेजेंट है। तो OH ग्रुप का पता लगाने के लिए मैं जब ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराने पर कुछ ऐसा होता है, जो हमारे ग्लूकोज जितने भी OH ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट होंगे ना, वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, देखो ऐसे एसिटिक एनहाइड्राइड को पूरा खोल देता हूँ मैं, ये ऐसी स्ट्रक्चर है। तो इसका H क्या करेगा? ये इसके साथ में रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। इसमें से बाहर निकाल देगा CH3COOH, जो कि आप रिएक्शन में देख रहे हैं, ये बाहर निकल गया। और ये जो एसिटेट ग्रुप है वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, और ग्लूकोज में जितने O हैं उसकी जगह, जितने OH हैं उसकी जगह पर हमको एक एसिटेट ग्रुप मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, वो एक
पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव फॉर्म होता है। पेंटा एसिटेट, जिसको हम लोग ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का बनना ये बताता है कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमारे पास में 3 चीज़ आ गई, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, CHO ग्रुप है और 5 OH है। अब जो OH है वो भी 2 तरह के हैं दोस्तों। पहला तो एक तो है प्राइमरी OH जो कि डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी OH, मतलब जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो कि खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी OH कितने हैं उसका कैसे पता पड़ेगा? तो ग्लूकोज की जब रिएक्शन आप HNO3 के साथ में कराते हो, तो HNO3 के साथ में रिएक्शन कराने पर जो प्राइमरी OH है वो COOH में कन्वर्ट होकर के सैकेरिक एसिड बनाता है। अब आप बोलोगे कि सर प्राइमरी अल्कोहल तो COH बना दे, नीचे नीचे देखो, यहाँ पर ये देखो ग्लूकोज जो है ना, ये ग्लूकोज के अंदर ये वाले देखो 1 2 3 और 4 तो है सेकेंडरी OH। कैसे पता पड़ा? ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है 1 और 2 से, ऐसे ही सब 2 से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तो है सेकेंडरी। जबकि नीचे वाला जो है वो 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यही कार्बन एक ही से जुड़ा हुआ है, ये है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल की जब मैं रिएक्शन कराता हूँ HNO3 के साथ में, तो HNO3 से रिएक्शन कराने पर ये जो प्राइमरी OH है ये COH में बदल जाता है। दूसरी बात, HNO3 एक और काम करता है, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करके और उससे कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। इसका मतलब ये पूरा क्या बना देगा? सैकेरिक एसिड बना देगा। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछा हुआ है हमारे से पहले जो हमारे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था उसके अंदर भी ये चीज़ पूछी हुई थी। ठीक है, तो आपको याद रखनी है कि HNO3 का काम क्या है। जबकि Br2 अगर है ना, Br2 से रिएक्शन कराए तो वो केवल ग्लूकोनिक एसिड ही बनाता है, केवल CHO को ही COH में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बहुत ही आसान, यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। 1 मिनट का मौन रख लो, रेस्ट कर लो। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया कि ग्लूकोज जो है उसको एक और तरीके से लिखा जाता है। ग्लूकोज को हम लोग D+ ग्लूकोज या D+ डेक्सट्रोज भी लिखा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है कि ग्लूकोज को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज को D+ डेक्सट्रोज या D+ ग्लूकोज लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो ग्लूकोज की अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखी है वो एक चेन स्ट्रक्चर है। आप ये देखें, चेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और ये 6 कार्बन में से 4 कायरल कार्बन है, 2 कायरल नहीं है, 1 2 3 4 और 5 OH ग्रुप है और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये तो चेन स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज के लिए ये खास बात है कि ग्लूकोज की ये चेन स्ट्रक्चर जो है वो गलत पाई गई, कि ग्लूकोज की ऐसी चेन स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब इसका कैसे पता पड़ा कि ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर नहीं होती है? क्या कारण थे कि चेन जो स्ट्रक्चर है वो हमारी सही नहीं है? तो 3 मेन इंपॉर्टेंट रीज़न हमको देखने को मिलते हैं। पहला, अगर इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये शिफ रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके और शिफ रिएजेंट को रिड्यूस करना चाहिए, पर ये शिफ रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। CHO ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो शिफ रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, दूसरी बात, डज नॉट शो एडिशन ऑफ NaHSO3। NaHSO3 के साथ में CHO की जब रिएक्शन होती है ना तो ऐसे होती है, C डबल बॉन्ड OH, फिर हमारे पास में NaHSO3, इसमें से Na+HSO3- है। ये जो Na+ है ये HSO3- है, ये तो ज़्यादा है यहाँ पे, Na+ यहाँ पे है ना। तो इस तरह से ये बाद में देखो, पहले इसमें एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली तो H+ चले जाता है, फिर ये इंटरचेंज होते हैं, पर सिंपली ये देखें तो ऐसा होता है, एडिशन रिएक्शन देता है। पर यहाँ पर एडिशन रिएक्शन CHO के होते हुए भी नहीं देखने को मिलती है। दूसरी बात, ये 2,4-DNP डाइहाइड्रोजन टेस्ट जो है वो आप लोग भी अगर टीचर हैं तो आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर बच्चों को 2,4-DNP टेस्ट कराया होगा। तो 2,4-DNP टेस्ट जो है वो भी CHO के होते हुए भी ये नहीं देता है, इसी वजह से ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, इसका जो भी हम लोगों ने देखा ना पेंटा एसिटेट डेरिवेटिव जब हम लोग इसकी एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई थी, वो जो डेरिवेटिव है उसके अंदर तो CHO ग्रुप फ्री है, फिर भी वो NH4OH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसमें CHO ग्रुप नहीं है। ठीक है, अगली बात, इसके अंदर ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज की 2 फॉर्म पाई जाती है, एक तो होती है अल्फ़ा ग्लूकोज, एक होती है बीटा ग्लूकोज। अब अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज जो है ना वो इस चेन स्ट्रक्चर से समझा नहीं पा रहा था
कि चेन स्ट्रक्चर में तो समझ में नहीं आ रहा है अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज का है। अच्छा, इसका कैसे पता पड़ा कि अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज होते हैं? तो इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्रिस्टलाइन ज्योमेट्री भी अलग होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन भी अलग होते हैं। अल्फा ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है और बीटा का अलग होता है। दूसरी बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑप्टिकल रोटेशन। मोस्ट नेसेसरी कंडीशन है ऑप्टिकल रोटेशन। जो अल्फा ग्लूकोज है वो प्लस 112 डिग्री, जबकि ये बीटा ग्लूकोज है वो प्लस 19 डिग्री रोटेशन देता है। रोटेशन देने से मेरा मतलब समझ रहे हो? मेरा मतलब है ऑप्टिकल एक्टिविटी जो शो करता है ना, तो प्लेन पोलराइज लाइट जैसे जो मैंने बताया था कि ये बिल्कुल एक ही एंगल पर रोटेट, एक ही एंगल पर वाइब्रेट करती है। ये क्लॉकवाइज घुमाता है 112 डिग्री। कौन? अल्फा ग्लूकोज जो है वो 112 डिग्री घुमाता है, जबकि बीटा ग्लूकोज जो है वो 19 डिग्री घुमा पाता है इसको, है ना, एंगल को 19 डिग्री घुमा पाता है। तो ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज दोनों के रोटेशन में भी डिफरेंट होता है। तो अब इसको कैसे पता पड़े कि भाई ये जो अल्फा ग्लूकोज है और बीटा ग्लूकोज है ये किस तरह से बने? तो इसके लिए फिर ग्लूकोज की चेन स्ट्रक्चर आती है। चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग? तो चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो ग्लूकोज की जो हमारी स्ट्रक्चर है उसको देखें, उसको स्टडी करें। तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है पहले उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, C डबल बॉन्ड OH, ये कुछ इस तरह से। फिर है HOH, फिर C, फिर OHH। ये बात याद रखना दोस्तों, अगर आपने ये चेन स्ट्रक्चर समझ ली ना, याद रहेगी ना, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। केवल इसको एक आध बार लिख करके देख लेना, HOH, और नीचे नीचे हो जाएगा CH2OH। अब इसमें कार्बन नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो 5वें नंबर का कार्बन है इस पर लगा हुआ OH का जो लोन पेयर है ना, बाकी के क्या मुड़ नहीं पाते पूरे और यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाते। 5वें नंबर का जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर लेकर के इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इसका O का जो बॉन्ड है ये ऊपर चला जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अब कुछ स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, O पर आ जाएगा नेगेटिव, ये H है, ये C, H, OH, C, OH, H, C, H, OH, C, H। ये देखो, ये O ने अटैक किया था, इसके ऊपर लग रहा है H और ये हो जाएगा CH2OH। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव को सेटिस्फाइड करने के लिए H यहाँ से हट करके इस O पर चला जाता है। तो फाइनली जो मेरे पास में स्ट्रक्चर बन करके आती है वो ये स्ट्रक्चर आ रही है। देखो, ये वाली स्ट्रक्चर बन के आएगी। अगर इस स्ट्रक्चर को तुम देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है इसका H यहाँ चला गया तो ये हो गया OH। अब यहाँ 2 सीन है, या तो ये OH नीचे की तरफ चला जाएगा या ये OH ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर नीचे की तरफ चला गया तो ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज और ऊपर की तरफ आ गया तो हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। इसको ऐसे समझना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग इसके लिए पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं। पायरेनोज स्ट्रक्चर जो है आपको बनाने के लिए कोई नहीं बोलेगा, पर आपको बनानी आनी चाहिए। सिंपली है, देखो यहीं पे मैं बता देता हूँ। पायरेनोज स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर अपन पहले लेंगे कि ये रिंग कितनी बड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऑक्सीजन, 6 मेंबर की हमारी पायरेनोज रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर से ये वाली भी पायरेनोज स्ट्रक्चर है 6 मेंबर की। ओके, अब इसमें हर एक पर 2-2 लगे हुए हैं ऐसे, जिसमें से एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, कुछ ऐसे है। ठीक है, अब यहीं से शुरुआत करते हैं नीचे से। हमेशा पायरेनोज स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाना। CH2OH ऐसा लग रहा है कि नीचे है, मतलब ये ऐसा लग रहा है नीचे है, पर एक्चुअली ये ऊपर की तरफ है ना, इधर की तरफ है, और ये H नीचे की तरफ जाता है। तो ये CH2OH को हमेशा ये आप ऊपर बनाना, ऐसे कुछ इस तरह से। देखो, ये CH2OH को ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे H को बनाएंगे नीचे, ये वाला H नीचे बन गया। अब इधर इधर की तरफ जो भी हैं ये सारे ऊपर हैं, तो ये हो जाएगा H, ये वाला H है ना, ये वाला H, फिर हो जाएगा OH, फिर H और H, फिर ये OH नीचे आ जाएगा, इधर इधर के वापस रोटेट कर रहा हूँ, फिर OH, ये वाला H, ये OH, ओके, और ये तो पहले ही बना दिया। तो ये वाला जो कार्बन है ना, C1 कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अगर इस एनोमेरिक कार्बन पर OH नीचे है तो वो तो होगा अल्फा डी ग्लूकोज, और अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH ऊपर आएगा तो वो होगा बीटा डी ग्लूकोज। अगर अब इसको स्ट्रक्चर है तो यहाँ मेरी तो बेकार स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रक्चर इन्होंने पहले से ही बना रखी है, जिसको आप देख करके अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, एक बार बना करके अगर ट्राई कर लोगे ना पायरेनोज स्ट्रक्चर को, तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। और एक बार अगर बायोमोलिक्यूल समझ में आ गया ना, तो मेरी मान करके चलना कि कभी भी बायोमोलिक्यूल आप नहीं भूलोगे। ओके, अब देखो
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, जिसमें से अल्फा डी ग्लूकोज जो है मैंने बताया था कि प्लस 112 डिग्री का रोटेशन देता है ना, प्लेन पोलराइज लाइट को, और ये देता है प्लस 119 डिग्री। अब होता क्या है कि जब मैं किसी एक बोतल के अंदर या किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज रख के जाता हूँ, तो थोड़ी देर बाद में उसका जो रोटेशन है वो बदल जाता है। मतलब क्या हुआ कि अल्फ़ा बीटा में और बीटा अल्फ़ा में कन्वर्ट होता रहता है। इस तरह का जो मूवमेंट है, इस तरह का जो बदलाव है, उसमें एक फाइनली एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाती है, और जो एंगल है घुमाने का वो ना तो 112 डिग्री रह पाता है और ना ही 19 डिग्री रह पाता है, ये हो जाता है प्लस 52.5 डिग्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज का रोटेशन कितना है, एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, तो आप बोलना 52.5 डिग्री है, जो इन दोनों का एवरेज है। ऐसा होने की वजह से इस तरह का जो रोटेशन है उसको हम लोग म्यूटा रोटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये म्यूटा रोटेशन क्या है वो आपको मैंने अभी समझाया कि जो हमारी ओपन चेन है वो 52 डिग्री का प्लस 52 डिग्री का रोटेशन शो करती है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के बीच में इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाते हैं। देखो एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये था दोस्तों हमारा ग्लूकोज, बहुत ही आसान था। एक बार वापस से आप लोग इसको पॉज करके रिवाइज कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की। बात करें हम लोग फ्रक्टोज की, और फ्रक्टोज में ज़्यादा कुछ चीज़ें याद रखने लायक नहीं है। जैसे मैंने बताया था ग्लूकोज इंपॉर्टेंट था, फ्रक्टोज में इतना नहीं, केवल एक तो याद रखना फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर कहते हैं, ग्लूकोज को कौन सा कह रहे थे, ग्रेप शुगर, ठीक है। ग्लूकोज को हम लोग बोल रहे थे डेक्सट्रोज, और इसको हम लोग बोलेंगे लेवोज, है ना, लेवुलोज या लेवोज, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जब हम लोग सुक्रोज को पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो ग्लूकोज तो पहले ही पढ़ लिया था, फ्रक्टोज इससे सुक्रोज से बन जाएगा। अगली बात कर रहे हैं हम लोग कि ये जो हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या ग्लूकोज की तरह ही वैसी ही स्ट्रक्चर बन पाती है। तो पहली बात तो ये कीटो हेक्सोज होता है। कीटो हेक्सोज होता है मतलब इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। तो एक बार हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है इसकी स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ी थी। अब यहाँ अगर तुम लोग देखोगे तो ये एक कीटोनिक ग्रुप है। इसमें भी 5वें नंबर के कार्बन पर लगा हुआ OH जो है वो अटैक करता है, इस कार्बन पर अटैक करता है। तो 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन, 5 मेंबर की इसके अंदर हमारी पायरेनोज रिंग बन जाएगी कुछ इस तरह से। ये नीचे की तरफ देखो पायरेनोज रिंग हम लोगों ने बना रखी है। इसमें जो ये C2 कार्बन है, ये वाली जो पोजीशन है, ये हमारा एनोमेरिक कार्बन होगा, और इस एनोमेरिक कार्बन के ऊपर जब OH नीचे की तरफ होता है तो ये अल्फा ग्लूकोज, और अगर OH ऊपर की तरफ होता है तो ये हो जाएगा अल्फा फ्रक्टोज, और ये हो जाएगा बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। अच्छा, अगली बात ये है कि ये एनोमेरिक तो समझ में आ गया, अल्फा और बीटा फ्रक्टोज समझ में आ गया, ठीक है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, पर फिर भी कभी कभार ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाने का आ जाता है, ठीक है। अगला जो है इंपॉर्टेंट वो है एपीमर। एपीमर क्या चीज़ है, देखो जैसे हम लोगों ने ये बनाया था, ग्लूकोज बनाया था ना, तो ग्लूकोज बनाऊंगा CHO, ओके, फिर ये CHOH, फिर ये हो जाएगा COHH, फिर वापस से CHOH, ओके, और ये हो जाएगा CH2H। अब इसमें कार्बन करो 1 2 3 4 और 5 6। इस चौथे नंबर पर अगर ये जो OH है, ये OH इधर ना होकर के इस तरफ होता तो ये ही ग्लूकोज हमारा कहलाता गैलेक्टोज। तो अगर मान लो जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक साइट को छोड़ करके बाकी किसी साइट के ऊपर ये दे रखा है, एपीमर दे रहा है, डिफरेंट इन देयर कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द स्पेसिफिक कार्बन एंड अदर देन कार्बोनाइल कार्बन, मतलब केवल इस CHO को छोड़ दो, उसके अलावा जिस भी कार्बन के ऊपर, किसी भी कार्बन के ऊपर अगर हमारे जो पहले का जो ऑर्डर है वो अगर बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो वो उस हमारे सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, एपीमर कहलाएगा। तो गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज का एपीमर है, जो कब बनता है, जब C4 पोजीशन के ऊपर जो पोजीशन है उसके ऊपर OH जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया कि C4 के ऊपर जब पोजीशन चेंज होगी तो ग्लूकोज ही गैलेक्टोज कहलाएगा। पर अब तुमको मुझे बताना है कि बताओ C2 पोजीशन पर अगर चेंज होगी तो ग्लूकोज का कौन सा एपीमर बनता है। तो C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज याद रखना, ठीक है, कौन सा बनता है याद रखना, मुझे कमेंट ज़रूर करना। अब ये तो थे दोस्तों मोनोमेरिक या यूँ बोल लीजिए मोनोसेकेराइड्स। अब हम लोग बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की, और ओलिगोसेकेराइड में केवल जो मैंने बताया था केवल एक ही पढ़ना है, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड के अंदर हमको कैसे पढ़ना है ये याद रखो। डाइसेकेराइड में सबसे इंपॉर्टेंट है सुक्रोज, और अगर तुमने सुक्रोज को समझ लिया तो बाकी डाइसेकेराइड केवल ऐसे ही याद करने, ओके। डाइसेकेराइड को जब पानी में डाला जाता है तो ये 2 मोनोमेरिक
या मोनोसैकेराइड्स में टूट जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, सुक्रोज को पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इसका मतलब जो सुक्रोज है उसका निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज से हुआ है। पर हमको याद क्या रखना है, हमको याद रखना है कि कौन से ग्लूकोज और कौन से फ्रक्टोज से सुक्रोज का निर्माण होता है। तो हमको याद रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से सुक्रोज का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखने की है, वो इम्पोर्टेंट है, ये वाला लिंकेज। ये जो बॉन्ड बनता है, इस लिंकेज को कौन सा लिंकेज कहते हैं ये याद रखना है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, जिससे दो यूनिट्स आपस में जुड़ती है। तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें अपने को और क्या याद रखना, उसमें ये भी याद रखना है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका कौन सा कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो C1 कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है, और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन बॉन्ड बनाता है, तो C2 कार्बन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या याद करा, तो हमने सुक्रोज में एक चीज़, तो ये स्ट्रक्चर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सुक्रोज में सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कौन कौन सी यूनिट थी, तो हम बोलेंगे C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ओके, और दूसरा था C2 कार्बन ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। इनके मिलने से सुक्रोज बनता है। अगली बात और हमको क्या याद रखनी थी कि इनके बीच में कौन सा लिंकेज होता है, तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज यूज होता है। ठीक है, ये चीज़ हमको याद रखनी है ना। अब तुम बोलो कि सर ये क्या हुआ, ये तो बताओ। तो देखो, ये वाला जो हमारा ग्लूकोज था ना, अल्फा डी ग्लूकोज, इस ग्लूकोज की ये वाली पोजीशन पर OH लगा हुआ था, सेम एज बीटा डी फ्रक्टोज, जिसके अंदर ऐसे OH जो था वो ऐसे था ऊपर की तरफ, यहाँ पे OH ऊपर था, तो मैंने इसको 180 डिग्री पलट करके इस OH को नीचे लेके आ गया यहाँ पे, ओके, और इस OH और H2O बाहर निकाल दिया, और ये O ने इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दिया, जो कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, ये तो हो गया सुक्रोज। अब सुक्रोज में ये याद रख लिया, उसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग कि ये जो सुक्रोज है इसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास में माल्टोज, ये चीज़ याद रखने की है। अच्छा, ये इन्वर्ट शुगर भी कहलाती है ना, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर मतलब सुक्रोज से टूटना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनना, इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाता है। सुक्रोज ही हमारी शुगर है। ओके, अगला है हमारे पास में माल्टोज। अब माल्टोज में भी हम लोग यही चीज़ें याद रखेंगे जो कि अभी सुक्रोज में याद रखी। सबसे पहली चीज़ कि माल्टोज किससे बनता है, तो हम लोग बोलेंगे माल्टोज बनता है हमारे पास में अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से, मतलब दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज ही हैं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन कि ये जो दोनों अल्फा डी ग्लूकोज से माल्टोज बनता है, इसके अंदर कौन कौन सी पोजीशन रिएक्ट करती है, तो एक ग्लूकोज की तो C1 पोजीशन और एक की C4 पोजीशन रिएक्ट करती है। दो चीज़ें समझ में आ गई। और बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा लिंकेज होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ठीक है, माल्टोज याद हो गया। माल्टोज के अंदर दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, और दोनों के अंदर C1, एक का C1 और एक की C4 पोजीशन है। अगला बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट है हमारे पास में लैक्टोज। तो लैक्टोज के अंदर याद रखने का क्या है, तो लैक्टोज के अंदर हमको याद रखना है कि एक यूनिट तो होती है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी है, एक तो है हमारे पास में बीटा डी ग्लूकोज और दूसरी है बीटा डी गैलेक्टोज। जबकि माल्टोज में अल्फा थे, है ना, यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज है। ओके, यहाँ पे दोनों ग्लूकोज थे, यहाँ पे एक ग्लूकोज है एक गैलेक्टोज है। इसकी एक की C1 पोजीशन है और एक की C4 पोजीशन है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ये चीज़ होगी हमारे पास में। अब हम लोग बात करते हैं डाइसैकेराइड के बाद पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड के अंदर है हमारा स्टार्च, और स्टार्च की दो फॉर्म्स होती है, एक तो होती है अमाइलोज और एक होती है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च को तुम ये बोल सकते हो, जो माल्टोज अभी हम लोगों ने देखा था ना, अल्फा डी ग्लूकोज से जुड़ रहा था C1 और C4 पोजीशन से। सेम अगर दो, जैसे देखो, दो अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 से जुड़ते हैं, दो ही जुड़ते हैं, तो बन जाता है माल्टोज। पर ये जब स्ट्रेट चेन बना ले, जुड़ते जुड़ते स्ट्रेट चेन बना ले इस तरह से, तो इसको बोलते हैं स्टार्च। और स्टार्च की कौन सी फॉर्म जिसमें स्ट्रेट चेन होती है, अमाइलोज में। ठीक है, जबकि अगर हमारी C1 C4 के अलावा C6 पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली पोजीशन होती है। इस पोजीशन को अगर तुम देखोगे तो कुछ इस तरह से ये बॉन्ड बना हुआ दिखेगा। देखो ये CH2 ने बॉन्ड बना लिया, C1 C6 लिंकेज है। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेट चेन के अंदर ब्रांच भी आ जाती है। तो अगर ब्रांच्ड बन जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अमाइलोपेक्टिन। इसमें कोई स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, केवल ये याद रखना है कि जो अमाइलोज है उसके अंदर तो अल्फा डी ग्लूकोज होता है जो C1 C4 लिंकेज बनाता है, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है, देखो बड़ा नाम बड़ी स्ट्रक्चर, छोटा नाम छोटी स्ट्रक्चर।
एमाइलोपेक्टिन के अंदर C1C4 और C1C6 लिंकेज होता है और रहती अल्फा डी ग्लूकोज ही है। ठीक है, बहुत ही आसान है स्टार्च समझना। स्टार्च के दो फॉर्म है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है उसमें C1C4 लिंकेज है अल्फा डी ग्लूकोज का, और अमाइलोपेक्टिन के अंदर C1C4 C1C6 दोनों लिंकेज होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के। ओके, अगली बात, इनके अंदर कौन सा लिंक होता है, तो इसको हम लोग वही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अगली बात, इन दोनों में से पानी में कौन घुलता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। तो एमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है जबकि एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये ही याद रखना था। इनमें दोनों में से स्ट्रेट चेन कौन होता है, अमाइलोज। ब्रांच चेन कौन होता है, अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, बस ये याद रखोगे, ये हो गया हमारा स्टार्च कंप्लीट। स्टार्च के बाद में दो और हैं, वो तो बहुत ही आसान है। सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किसके जैसा है, पहली बात तो ये, तो सेल्यूलोज दोस्तों हमारा बिल्कुल अमाइलोज की जैसा है, सिमिलर टू अमाइलोज। बस अंतर क्या है, उस अमाइलोज में तो अल्फा डी ग्लूकोज था और यहाँ पे है बीटा डी ग्लूकोज। लिंकेज कौन सा है, C1C4 लिंकेज, बस ये अंतर है। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है, तो सेल्यूलोज घास में पाया जाता है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे अंदर वो ये अपेंडिक्स ग्लैंड होती थी, अब हमारे अंदर अपेंडिक्स ग्लैंड तो खत्म हो गई, पर जानवरों में भी पाई जाती है, बस ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में इसको हम लोग, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट स्टार्च, है ना। प्लांट स्टार्च के नाम से ही जाना जाता है। अब प्लांट स्टार्च हो गया, अब एनिमल स्टार्च कौन सा है, तो एनिमल स्टार्च होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किसके जैसा है, ग्लाइकोजन है अमाइलोपेक्टिन के जैसा। अमाइलोपेक्टिन अभी हम लोगों ने देखा था, इसके अंदर ब्रांच स्ट्रक्चर थी स्टार्च के अंदर, इसके उसके अंदर थी अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे केवल है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज इसके अंदर होता है और बीटा डी ग्लूकोज में वही लिंकेज C1C4 और C1C6 लिंकेज इनके अंदर पाया जाता है। ये कहाँ रहता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर रहता है अमाइलोज। समझ में आ गया क्या, ये तो था दोस्तों बहुत ही आसान हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट समाप्त हुआ। कार्बोहाइड्रेट के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो बायोमोलिक्यूल है, वो बायोमोलिक्यूल है हमारे पास में कौन सा, देखें। अच्छा, एक चीज़ और ये देख लो कि जो कार्बोहाइड्रेट है उनका टेस्ट कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट थे, एक तो स्टार्च आयोडीन टेस्ट, है ना। ये देखो, स्टार्च जब हम लोग आयोडीन में डालते तो ये ब्लू कलर देता है, तो एक तो ये स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ठीक है, एक तो ये है ना, एक है मॉलिश टेस्ट। ओके, केवल नाम याद रख लो। ओके, उसके क्या, एक है फेलिंग टेस्ट, है ना, एक है टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट। ठीक है, बस ये याद रखना, नाम याद रखना इनके।